दोस्तों हम आप बच्चों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स जो है वो कवर कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमने आप बच्चों के लिए अब हम यूनिट 4 पर आ गए हैं, जिसमें से अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं जिसका नाम है द केंजियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। तो बच्चों ये चैप्टर में शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा और इसकी जो वीडियोस हैं उसकी काफ़ी सारी वीडियो हमने अपनी लिंक में भी दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और ये सारा का सारा कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के रीडिंग्स के अकॉर्डिंग ही हमने पूरा का पूरा बनाया हुआ है और तमाम बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में इकोनॉमिक्स जिनके पास जी सब्जेक्ट है या अदर ऑनर्स में भी जिनके पास जी इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उन तमाम बच्चों के लिए यही पेपर लागू होता है जो कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा जहाँ जहाँ CBCS होता है वहाँ पे लगभग सेम सिलेबस ही फॉलो करता है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम आप बच्चों को 10 वीडियो के माध्यम से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। अगला वीडियो है कंजम्पशन फंक्शन का, इसके बाद सेविंग फंक्शन का हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सॉरी ये मल्टीप्लायर ही है केवल, मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर एंड बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। इसके अलावा एक वीडियो हमारी बजट सरप्लस पे रहेगी और फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। तो इस तरीके से पूरा का पूरा 10 वीडियो के माध्यम से हम आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो कवर कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें से ये वाला वीडियो जो है जो रेड आपको दिख रहा होगा 1, 4, 6 और 9 ये हमारी पब्लिक वीडियो रहेंगी और बची हुई जो 6 वीडियो है वो हमारी प्राइवेट वीडियो रहेंगी बच्चों। तो अगर आपको हमारी सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और अगर आप चाहते हैं केवल इन वीडियो को देखना तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा हम आप बच्चों के लिए PDF नोट्स और प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको टॉपिक समझा देता हूं। देखिए यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो बोल रहा है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इकोनॉमी में, तो हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में बिल्कुल बराबर बराबर हो जाए। मान लीजिए ये दो चीज़ें हैं जिसमें से एक है एग्रीगेट डिमांड और दूसरा है वाई। तो वाई जो है वो आउटपुट को डिनोट कर रहा है, यानी कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है, कितना आपने एक्सपेंडिचर किया। और आउटपुट को जब हम इनकम की टर्मोलॉजी में दिखाते हैं तो उसको इनकम भी बोल सकते हैं, मतलब मनी की टर्मोलॉजी में। यानी कि इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो, या आप ये भी कह सकते हो कि आपका आउटपुट और डिमांड बराबर बराबर हो, तो उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। अब केंज का जो मॉडल है वो क्लोज इकोनॉमी मॉडल है, यानी कि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शामिल नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की, अगर हम ये सिंपल एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड है, यानी कि जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी के द्वारा जो डिमांड की जाती है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब हुआ कि एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाती है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। अब हम सिंपल शब्दों में कहें तो 4 इकोनॉमी में सेक्टर होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड होता है, एक होती है फर्म, एक होती है गवर्नमेंट और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हाउस होल्ड खर्च करता है तो उसको बोलते हैं सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब फर्म खर्च करती है तो उसको बोलते हैं आई, जब गवर्नमेंट खर्च करती है तो उसे बोलते हैं जी, और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खर्च करता है तो वो होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इस तरीके से हमारे 4 कंपोनेंट हो गए, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल खर्चा, कुल खर्चा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू स्पेंड, यानी कि जिसे लोग प्लान करते हैं स्पेंड करने की, on the purchases of all goods and services produced in the economy during period of one accounting year। ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर करने का प्लान किया जा रहा है वो सारा का सारा एग्रीगेट डिमांड है। अब एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट हो गए? 4। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। किसके ऊपर किया जा रहा है पैसा? गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आता है? इंडिविजुअल एंड फैमिलीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि इंडिविजुअल
फैमिलीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी खर्चा कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे डिस्पोजेबल इनकम पर, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है वो इज अ फंक्शन ऑफ YD। तो इसके ऊपर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, सेकंड वीडियो इसी के ऊपर है। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। यानी कि जब हम इकोनॉमी की बात करें तो 4 सेक्टर लिए, जिसमें से पहला हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड का में जब खर्चा करेगा तो उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और हाउस होल्ड कितना खर्चा करेगा ये डिपेंड करता है उसकी डिस्पोजेबल इनकम पर। दूसरा है बच्चों इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम आई बोल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है जब फर्म खर्चा करती है कैपिटल पर, यानी कि इसके अंदर आता है बच्चों फिक्स कैपिटल पर जो पैसा खर्च किया, फिक्स कैपिटल पे जो पैसा खर्च किया प्लस स्टॉक पे जो पैसा खर्च किया, यानी कि स्टॉक में जो पैसा खर्च किया, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है जो फर्म के द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन किया गया है, चाहे वो इन्वेंट्री पे खर्चा किया गया हो, चाहे वो नए स्टॉक लेने पे खर्चा किया गया हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा बच्चों हमारा कहलाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कब पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करे, चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्चा करे, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और नेट एक्सपोर्ट आप जानते ही हो, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो चीज़ हम विदेशों को बेच रहे हैं वो एक्सपोर्ट है, जो विदेशों से खरीद रहे हैं वो इंपोर्ट है। और नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड अगर हम मान लें कि 2 ही सेक्टर हैं, अगर हम ये मान लें कि 2 सेक्टर इकोनॉमी है, अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी मान लें, यानी कि हम ये मान लें कि केवल हाउस होल्ड है जो कि कंजम्पशन कर रहा है और फर्म है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो एग्रीगेट डिमांड जो होगा इट इज द सम ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ऐसा कब होगा बच्चों? जब हम ये मान लें कि इकोनॉमी कितनी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, ऐसा तब होगा। अगर हम ये मान लें कि इकोनॉमी 3 सेक्टर है, इसका मतलब एक और सेक्टर आ जाएगा, वो होता है गवर्नमेंट। उस केस में C प्लस I प्लस G आपका एग्रीगेट डिमांड हुआ। और अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंक्लूड कर लें तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? C प्लस I, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है जैसे C प्लस I। और 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? C प्लस I प्लस G। और 4 सेक्टर में C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग सेक्टर के ऊपर हमने कंबाइन करके आपको दिखा दिया। बात करें बच्चों इक्विलिब्रियम की, तो देखिए जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे भी हम आ जाते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वहां पर Y इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होना जरूरी है। ठीक है, इस केस में जो हमारा इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री इट विल बी 0, यानी कि जो भी हमारा इन्वेंट्री है इट विल बी 0। इसका मतलब है कि हमने क्या किया, 100 गुड्स प्रोडक्शन की और 100 की हमारी डिमांड आई, यानी कि जितना हमारी डिमांड है ये हमारी एग्रीगेट डिमांड भी 100 है और 100 का ही आउटपुट है। तो जो आपकी इन्वेंट्री बचेगी, जो अनवांटेड स्टॉक बचेगा, इट विल बी 0। यानी कि आपने सारा का सारा सामान बेच दिया, और जब सारा का सारा सामान बिक गया तो इकोनॉमी अगली बार उतना ही प्रोडक्शन करेगी जितना पहले कर रही थी, 100 का ही प्रोडक्शन करेगी। तो बच्चों इस तरीके से इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेती है जब एग्रीगेट डिमांड Y के बराबर हो। तो 2 सेक्टर का अलग फार्मूला है, 3 सेक्टर का अलग है, 4 सेक्टर का अलग है। बात करते हैं बच्चों कि अगर ये बराबर ना हो तब क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि IU ये इन्वेंट्री है हमारी, ठीक है, इन्वेंट्री है, इसको अनप्लान्ड इन्वेंट्री बोला गया है, इट विल बी 0। अनप्लान्ड इन्वेंट्री का मतलब है बच्चों कि ये हमारी जो, जैसे सपोज कीजिए एक प्लान इन्वेंट्री होती है कि आप चाहते हो कि 20 का स्टॉक तो पड़ा रहे आपके पास सामान में, अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो अनप्लान्ड इन्वेंट्री होगी, और अगर 20 से कम होता है तो आपका मतलब है अनप्लान्ड इन्वेंट्री लेस देन 0 हो गई, लेस देन 0 हो गई, यानी कि 0 मतलब है प्लान इन्वेंट्री हमारी। तो हम अनप्लान्ड इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। IU इज द अनप्लान्ड एडिशन इन टू इन्वेंट्री, ठीक है, याद रखिएगा, अनप्लान्ड एडिशन टू इन्वेंट्री IU से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि Y में से अगर आप एग्रीगेट डिमांड को माइनस कर दोगे तो वो IU कहलाएगा। अब मान लीजिए आपका आउटपुट है, सपोज कीजिए 1000 का, लेकिन आपकी डिमांड आई 800 की, तो आपकी IU कितना हो गया? IU विल बी 200। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार नेक्स्ट टाइम आपका जो भी नेक्स्ट टाइम आएगा,
यू विल प्रोड्यूस लेस क्यों प्रोडक्शन करेंगे? क्योंकि आपके पास अभी भी 200 का स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि अब आप जब कम आउटपुट करोगे, यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपका IU मोर देन 0 है तो आप अपना प्रोडक्शन के लेवल को कम करोगे, इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल घटेगा, आउटपुट का लेवल घटेगा, और ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एग्रीगेट डिमांड और वाई भर से बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने 1000 का प्रोडक्शन किया और डिमांड 1200 आ गई, इसका मतलब आपका जो IU है वो नेगेटिव में चला गया 200 का, इसका मतलब IU जो है इट विल बी लेस देन 0। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यू विल प्रोड्यूस मोर, यू विलिंग टू प्रोड्यूस मोर, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहोगे। क्यों ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहोगे? क्योंकि अब आपका जो इन्वेंट्री है वो घट गया। मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री रखने की इच्छा थी 500 यूनिट, लेकिन अब आपको 200 तो चले गए, तो आपके पास जो इन्वेंट्री चाहिए थी उससे भी कम आपके पास इन्वेंट्री रह गई। तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, मोर प्रोडक्शन करोगे, और मोर प्रोडक्शन आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि एग्रीगेट डिमांड और वाई दोनों बराबर ना हो जाए। तो बच्चों यही बात इसमें लिखी हुई है कि इफ आउटपुट इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, आपका आउटपुट ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड कम है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि फर्म अपने प्रोडक्शन को कम करेगी, और ऐसा वो तब तक कम करती रहेगी जब तक कि इक्वल ना हो जाए। इसी तरीके से अगर हमारा आउटपुट कम है तो आउटपुट कम होने की वजह से, अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा की वजह से हमारा IU लेस देन 0 होगा। इसका मतलब फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाना जारी रखेगी और तब तक बढ़ाती रहेगी जब तक कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में वापस ना आ जाए। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ, इतना ही टॉपिक हमें कराना था, बेसिकली एग्रीगेट डिमांड को समझना था। अगली जो वीडियो होगी उसमें बच्चों हम आपको समझाएंगे कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, यानी कि जो पब्लिक वीडियो रहेगी वो रहेगी डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप हमारी ऐप में देखना चाहें तो अगला जो चैप्टर है वो कंजम्पशन फंक्शन आप देख लीजिएगा, ताकि आपको बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन के बारे में जानकारी हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।